स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सुरा क्लासेस पे। हम लोग क्लास 9 के ज्योग्राफी के सीरीज़ में आज आगे बढ़ते हुए चैप्टर 2 के दूसरे वीडियो में हम लोग आज हैं और हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। लास्ट क्लास में हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है उसको हम लोग देखे थे और समझे थे, जिसमें हिमालय, थार मरुस्थल, गंगा का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह को हम लोग समझे थे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। आज हमारा टॉपिक है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, जिसको हम आज के इस वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक कवर होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएँ। उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत की पर्वतमालाएँ, इसको हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। एक बार फटाक से इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ना है, इसको एक बार देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैला विशाल पर्वतमालाएँ केवल भू आकृति नहीं, ये भारत देश की प्राकृतिक सीमाएँ, जल का स्रोत का भंडार, अनगिनत संस्कृतियाँ का पालना है। हजारों मील में फैली हुई यह पर्वतीय प्रदेश पृथ्वी के सबसे युवा और सबसे ऊंचे पर्वतों का घर है। इसके बारे में भारत की एक संस्कृति, भारत के जल का स्रोत, प्राकृतिक सीमाएं का मतलब है कि हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र है उससे भी हमारा सीमा को ये बनाता है। तो ये आप समझ रहे होंगे। तो हम इसमें देखिए, इधर हमारा क्षेत्र है, इसको आप ऐसे समझिए, हमारा जो भी क्षेत्र है उसको इधर से बनाता है हमारा ये हिमालय पर्वतमाला। क्या अवरोधक का भी काम करता है, प्राकृतिक अवरोधक का भी काम करता है। आगे बढ़ते हम लोग। ये हम आपको बताए थे, हिमालय की उत्पत्ति दो महाद्वीपों का महाटकराव था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के टकराव से इसकी उत्पत्ति हुई है। हिमालय विश्व की सबसे युवा पर्वत है, मतलब यह सबसे नया पर्वत है। 33 सागर की भू अविनीति के तलछट फ्लोट होकर ऊपर उठी और आज हिमालय बना। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। प्रत्येक वर्ष 2 सेंटीमीटर ये ऊंचा की ओर उठ रहा है, दबाव पड़ रहा है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर धनुषाकार विस्तार। यह पर्वतमाला भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत में फैला हुआ है। इसके बारे में आपको बताए थे। कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक 2 सेंटीमीटर वार्षिक वृद्धि है और 6000 मीटर औसत ऊंचाई महान हिमालय श्रृंखला का है। ये हम आपको रिवीजन कराए थे। अगर जो भी नहीं देखे होंगे वीडियो तो लास्ट क्लास का वीडियो आप देख लीजिएगा, जिससे आपको ये चीज़ कवर हो जाएगा। आगे हम शुरू करते हैं। हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियाँ। समानांतर का मतलब होता है कि जो एक दूसरे के समानांतर है। देख लीजिए, नीचे हम बना रहे हैं, इस प्रकार से है। जब उत्तर पूर्व में जाता है तो ये आपस में सट जाता है, एक साथ विलीन हो जाता है। यही हमारा है। चलिए देखते हैं क्या है। हिमालय एक पर्वत नहीं बल्कि 30 समांतर श्रेणियों का समूह है। इसको नोट डाउन करते जाएंगे। 3 समांतर श्रेणियों का समूह है। प्रत्येक की अपनी ऊंचाई, भू संरचना और पारिस्थितिकी है। मतलब जितनी भी श्रृंखलाएं हैं, जैसे बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, सबका अपना एक ऊंचाई है, भू संरचना है और पारिस्थितिकी है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं हिमाद्री, बृहत हिमालय, हिमाचल, लघु हिमालय, बा हिमालय, शिवालिक। जिसमें आप लोग पढ़े होंगे बृहत हिमालय, पहाड़ हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो हम लोग इसको कवर करते हैं जो आपकी किताब के लिए में दिया हुआ है। तो सबसे हिमाद्री, बृहत हिमालय, हिमाचल, लघु हिमालय और शिवालिक, बा हिमालय। क्या है देखते हैं इसमें। सबसे ऊंची और नियंत्रण श्रृंखलाएँ, औसत ऊंचाई 6000 मीटर, हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी इसी में है। ठीक है। हिमाचल में आते हैं। बीच की श्रृंखला देखिए 3 प्रकार से ऐसे फैला हुआ है। तो बीच की श्रृंखला है ये, ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर। घाटियाँ और हिल स्टेशनों का घर, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी इसी क्षेत्र में है। कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी इसी क्षेत्र में। कभी भी कश्मीर और कुल्लू घूमने जाएं तो एक बार रिकॉल कर लें कि आप जिस पहाड़ पे घूम रहे हैं वो लघु हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय का पार्ट है। शिवालिक, बा हिमालय, यह सबसे नवीन और सबसे निचला
ये जो नीचे का आप देखिए, ये नीचे वाला जो है ये है। सबसे नवीन और सबसे निचला पर्वतमाला है, गंगा के मैदान में विलीन होती है और तराई का मैदान इसी के दक्षिण में फैला हुआ है। इसके जो दक्षिण में है तराई का मैदान फैला हुआ है और गंगा के मैदान में जाके ये विलीन हो जाती है, मतलब ये मिल जाती है। तो क्या हो मतलब है, ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे मैदानी भागों में जाके मिल जाती है। ये हमारा हिमालय का 3 भाग है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, हम आपको एक बार बता देते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग है, ये भाग उत्तर पश्चिम समझ रहे हैं, ऐसा करें तो ये उत्तर और ये पश्चिम, ये पश्चिम है, ये उत्तर है। भाग उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की ये शान है, उत्तर पश्चिम दिशाओं से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम दिशाओं से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई है। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में ये श्रेणियाँ पूर्व और पश्चिम दिशाओं में फैली है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है। क्या कहता है, दक्षिण पश्चिम से या उत्तर पूर्व की ओर घूम जाती है। अब जब भारत का हम नक्शा देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट का भाग अगर ऐसे देख रहे हैं, इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट समझ रहे हैं, तो ऐसे घूमती है और इधर का के घूम जाती है, ठीक है, और इधर से ऐसे होता है। इस बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हिमाद्री शिखर और ग्लेशियर का बसेरा, सही बात है। ग्लेशियर का ग्लेशियर जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, तापमान घटता है तो क्या होगा, बर्फ जमा होगा तो ग्लेशियर होगा। विश्व की महान चोटियाँ, हिमाद्री पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटियाँ विराजमान है। माउंट एवरेस्ट देखिए 8848 मीटर, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कीजिएगा, इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, कभी कोई भी पूछ भी सकता है, और एग्जाम कंपटीशन की तैयारी करें उसमें भी क्वेश्चन ये आता है। फिर दूसरा कंचनजंगा 8598 मीटर और नंगा पर्वत, ये श्रृंखलाएँ सादा बर्फ से आच्छादित हैं और मानव बसने के लिए अत्यंत प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। एशिया का जल स्तंभ, इसको एशिया का जल स्तंभ भी क्यों कहा था, देखिए गंगोत्री और यमुनोत्री जैसी विशाल ग्लेशियर यहीं से निकलती है। ये हिमनद भारत की प्रमुख नदियों गंगा, यमुना, सिंधु को जन्म देती है। इसी कारण हिमालय को एशिया का जल स्तंभ भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे एशिया का जल स्तंभ कौन है, तो आप सीधे बोलेंगे हिमालय। हिमाद्री की चट्टानें मुख्यतः ग्रेनाइट और नीस जैसी कायांतित चट्टानों से बना हुआ है, कायांतित शैलों से बना हुआ है। इस चीज़ को समझ लिया, स्टार मार्क करना है माउंट एवरेस्ट में, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और आप कंचनजंगा की ऊंचाई को दोनों कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हम लोग। हिमाचल और शिवालिक की जीवन संस्कृतियाँ, हिमाचल और शिवालिक की जीवन और संस्कृति हिल स्टेशनों का स्वर्ग है। सब हिल स्टेशन यहीं पे, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग जैसे मनोरम हिल स्टेशन हिमाचल की श्रृंखलाओं में स्थित है। ये पर्यटन का मुख्य केंद्र है और ब्रिटिश काल से ही लोकप्रिय है। आप लोग भी घूमने जरूर गए होंगे या जाएंगे, जाके देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा वहाँ पर आपको मिलेगा। जैविक विविधताओं का भंडार, पाइन, देवदार, फर जैसे घने जंगल का क्षेत्र से ढके हुए हैं। तेंदुआ, भालू, कई दुर्लभ पक्षियों का घर होने के कारण यह पारिस्थितिकी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दून घाटियाँ, शिवालिक और हिमाचल के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटियाँ दून कहलाती हैं। जैसे देहरादून सबसे प्रसिद्ध दून है, जो कृषि और शिक्षा का केंद्र है। देहरादून में आप जान रहे हैं कि अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज देहरादून में हैं, तो आप ये हमारा दून घाटियाँ हैं। उत्तर पश्चिमी पहाड़ी काराकोरम रेंज, काराकोरम पर्वतमाला भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर एक अवैध प्राचीर की भांति खड़ी है। यह पामीर के पठार सिंधु नदी के बीच फैला हुआ है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर की रक्षा पंक्ति का करता है, मतलब रक्षा करने का काम भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर का करता है। K2
गॉन्डविल ऑस्ट्रिन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 8611 मीटर ऊंची K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह काराकोरम को मुकुटमणि है और यह पर्वतारोहियों के लिए सबसे कठिन चुनौतियों में से एक मानी जाती है। सियाचिन ग्लेशियर, हिमालय के बाहर विश्व की सबसे लंबा ग्लेशियर 76 किलोमीटर लंबा है। यह भारत और पाक की सीमाओं पर स्थित है और राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्लभ भूगोल, देखिए हम जितने भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, आप बता रहे हैं, सबका टॉपिक को हम अलग अलग किए हैं, छोटे छोटे टॉपिक पे बातें हैं, जिससे आपका कन्फ्यूज़न भी ख़त्म हो और जब आप किसी भी एग्जामिनेशन में चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे तो आप बाकी बच्चों से डिफरेंट होंगे। इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। अगर कभी आपको डिफ़ाइन करने का मौका मिला, कहीं भी आप क्वेश्चन आंसर को डिफ़ाइन कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो अब जिन जिन बातों को हम लिखे हैं, जिस टॉपिक को जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं, अगर उस प्रकार से आप एग्जामिनेशन में भी लिखेंगे तो उम्मीद कीजिए कि आप दूसरों से अलग होंगे। दुर्गम भूगोल, अत्यंत कठोर जलवायु, विरल वनस्पति, दुर्गम मार्ग या क्षेत्र भारत और उत्तर पश्चिम सीमा को प्राकृतिक रक्षा के लिए उत्तर पश्चिमी सीमा से रक्षा भी करता है। जब हम कभी आपको मौसम के बारे में पढ़ाएंगे, इसी 9th क्लास में मौसम को पढ़ना है, तो देखिए किस प्रकार हिमालय हमें ठंडी जलवायु है से भी हमको रक्षा करता है, पश्चिम विक्षोभ का भी काम करता है। ये तो हमारा आज का टॉपिक था जिसको हम लोग पढ़े उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी विस्तार, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। या अगर हम लोग देखते हैं तो इसको हम कंफर्म आज ही कर लेते हैं। चलिए देख ही लेते हैं इसको, आज हम समय ज़्यादा नहीं हुआ है। उत्तर पूर्वी विस्तार, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट। हिमालय के दक्षिणी मोड़, दिहांग गार्ड्स के बाद हिमालय अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाए। दिहांग गार्ड्स के बाद ऐसे आप देखिए, दिहांग गार्ड्स के बाद ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ बनता है। यह क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। प्रमुख पहाड़ियाँ एकदम इंपॉर्टेंट है। प्रमुख पहाड़ियाँ आपको ऑब्जेक्टिव 100% आएगा। पटकई पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार की सीमाएं। नागा हिल नागालैंड के हृदय। मणिपुर हिल, लोकटक झील का परिवेश, तैरता हुआ झील है लोकटक झील। तैरता हुआ झील है, बीपीएससी का एक क्वेश्चन रहा है लोकटक झील। मिजो हिल, मिजोरम की जीवन रेखा। ये पहाड़ियाँ बालुआ पत्थर से बनी है, घने वनों व दुर्लभ आर्किटेक्ट से बना हुआ। हम आपको बता रहे थे जब हम पहली बार कंपटीशन का एग्जाम दे रहे थे, ये मुझे एसएससी के क्वेश्चन में आया था, तैरता हुआ झील कौन है, लोकटक झील कहाँ है। तो ये मुझे हमेशा ही याद रहेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस सब पे स्टार मार्क कीजिए आप, एकदम बिल्कुल स्टार मार्क, ये आपको याद होना ही चाहिए। ये हमारा उत्तर पूर्वी विस्तार, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। परिस्थिति और संस्कृति अभाव को हम लोग देख लेते हैं। हिमालय केवल भू आकृति नहीं भैया, भारत की जलवायु, नदियाँ और संस्कृति का रक्षक है। क्या क्या कह रहा है, हिमालय से भू आकृति नहीं है, भारत की जलवायु। हम आपको बताए थे कि पश्चिम विक्षोभ, उसके बाद ऊपर से आने वाली जलवायु, जो साइबेरियन हवा होता है जो काफ़ी ठंडा होता है, उससे भी हम लोगों को बचाता है। नदियाँ, हमारी जितनी भी नदियाँ हैं, जो सदा नीरा नदी हैं, वो हिमालय से निकलती है, संस्कृतियों का रक्षक है। जलवायु रक्षक, हिमालय मध्य एशिया से बर्फीली हवाओं का रोक कर भारत को उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदान करता है। इसके बिना भारत का मौसम पूरी तरह से भिन्न है। दूसरा क्या है, नदियों का जनक, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। भारत की 3 महान नदियाँ हिमालय से निकलती है। ये नदियाँ करोड़ लोगों को जीवन रेखा और कृषि का जल प्रदान करती है। हम लोग जान रहे हैं कि जो तीनों नदियाँ हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये हमारे देश में जल का बहुत बड़ा स्रोत है। जल के स्रोत में हम लोग जितने भी कृषि का कार्य करते हैं, सबका बहुत बड़ा स्रोत है। और गंगा नदी हमारे आस्था का भी स्रोत माना जा रहा है। सांस्कृतिक विविधता, इस क्षेत्र में खेती, पशुपालन, अनोखी पारंपरिक वस्तुकला का समृद्ध मिश्रण है। अरुणाचल से कश्मीर की सैकड़ों जनजातियाँ, जीवन संस्कृतियाँ पनपी हुई है। जैव विविधताओं का केंद्र, हिमालय विश्व के 10 सबसे समृद्ध जैव विविधताओं का क्षेत्र है।
यहाँ 10,000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ, सैकड़ों दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये हमारा उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमालाओं के पारिस्थितिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव को भी देख रहे हैं। आज का हिमालय, निरंतर बदलती प्रकृति। हिमालय एक जीवित भूवैज्ञानिक इकाई है, यह लगातार बदल रहा है। इस बदलाव में गंभीर परिणाम है। भूकंप संक्रांति। हिमालय भूकंप की दृष्टि अत्यंत संवेदनशील जोन है। प्लेटों की गति के कारण यहाँ भूकंप और भूस्खलन की घटनाएं बार बार होती हैं। आप सुनते हैं, अखबार में हमेशा सुनते हैं भूस्खलन के बारे में, तो अक्सर भूस्खलन भी हमारे हिमालय क्षेत्र में आप सुनेंगे। ग्लेशियरों का पिघलना। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। गंगोत्री ग्लेशियर पिछले 200 वर्षों में कई किलोमीटर पीछे हट चुका है। संरक्षण और संकल्प। यह प्राचीन सुरक्षा कवच जल स्रोत का भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। वनों की कटाई रोकना और सतत विकास अपनाना अति आवश्यक है। अगर आपसे कोई पूछे कि हिमालय की रक्षा किस प्रकार करना है, तो आप इसमें संरक्षण बता सकते हैं कि हम जो अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, प्रदूषण जो फैला रहे हैं उससे, उसके बाद हम जो नया नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण हिमालय का पकड़ ढीला हो रहा है, जिससे भूस्खलन बढ़ता है। इस पे आप लिख सकते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है चीज़, तो आगे हम लोग देखेंगे इसको। वैज्ञानिक का अनुमान है कि यदि वर्तमान दर से हिमालय ग्लेशियर पिघलता है तो 2100 तक हिमालय 2/3 ग्लेशियर गायब हो जाएगा। सोच लीजिए 2100 वर्ष तक, मतलब लगभग आप समझ 80 वर्ष तक में अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो हिमालय का लगभग 2/3 ग्लेशियर पिघल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। तो कैसा रहा आज का हमारा टॉपिक, इस पर आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। हम लोग और टॉपिक को अच्छे से समझने का कोशिश किए, हम अपने स्तर से बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि किसी प्रकार कन्फ्यूज़न ना बना रहे, इसलिए टॉपिक को बहुत भागों में बांट के लाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, 17 मिनट 18 मिनट का वीडियो है, तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो तक लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारे साथ जुड़े रहें, हम चीज़ों को देखते रहें, और हम लोग अगले के चैप्टर में अगले टॉपिक को लेके आएंगे, उत्तरी भारत का मैदान। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूँ ही हमारे साथ जुड़ते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना विचार को ज़रूर व्यक्त करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।